बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज से हम मिलर एंड हार्ले का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लाइफ की हार्मनी कहाँ से स्टार्ट हुई और किस तरह से लाइफ जो है वो एक सिंपल प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ जाना शुरू होगी। मतलब किस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर लिविंग थिंग्स बनाती हैं, उस सब को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सेल क्या है, सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ क्या है और उन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ के स्पेसिफिक फंक्शन क्या क्या है, उन सब को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी क्या है, कि ज़िंदगी छोटे से छोटा यूनिट जिसके अंदर ज़िंदगी मौजूद है, अगर कोई आपसे पूछे तो वो क्या है, तो वो होगा सेल। अब ज़िंदगी की ज़िंदा होने की किसी भी ऑर्गेनिज़म के लिए वो ख़ास किस्म के करैक्टर ज़रूर होने चाहिए उसके अंदर, जो क्या करते हैं उस ज़िंदा ऑर्गेनिज़म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहला तो अगर कोई ऑर्गेनिज़म ज़िंदा है तो उसके अंदर करैक्टर होना चाहिए, तो वो ये है कि वो ग्रो कर सके, और दूसरा वो क्या कर सके, अपने जितने भी केमिकल रिएक्शन उसकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर सके। और तीसरा वो फंक्शन उसके अंदर क्या है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन करके अपनी जो पैदावार है या तादाद है उसको मज़ीद बढ़ा सके। उसके साथ साथ सबसे मेन जो फंक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट करता है वो होम्योस्टेसिस है। मतलब ज़िंदा ऑर्गेनिज़म वो है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करता है, मेंटेन रखता है, होम्योस्टेसिस के अंदर रखता है। अगर कोई ऑर्गेनिज़म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ होम्योस्टेसिस के अंदर नहीं रखता, तो या तो वो ऑर्गेनिज़म क्या होगा, डेड होगा, या वो मरने के करीब होगा। ये ज़िंदगी की खसूसियात है। मतलब कोई भी ज़िंदा ऑर्गेनिज़म अगर है तो उसके अंदर ये करैक्टर होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, ज़िंदा कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, सेल क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर ज़िंदगी मौजूद है वो क्या है, तो वो होगा सेल। अब सेल जो है वो ऑर्गेनिज़म की बॉडी का क्या स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट भी है। तमाम एनिमल्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल जो है ये क्या करते हैं, यही क्या करते हैं, सेल की स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन ही क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़म को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं। अब सेल्स जो है तमाम रिएक्शन जो भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर होते हैं वो सेल लेवल के ऊपर होते हैं। अब सेल जो है वो कुछ ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उनको सेल की बेस के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम वगैरह इसके अंदर आते हैं। अब मल्टी सेलुलर कौन से हैं, बाकी किंगडम एनिमेलिया के, बैक्टीरिया और इनके अलावा पैरामीशियम के अलावा जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब जो सेल जो है वो क्या है, सेल जो मैंने पहले आपको बताया कि क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव भी करता है तो वो किसकी मदद से करता है, सेल की मदद से करता है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी जो फंक्शन हो रहा है तो वो किस बेस के किस लेवल के ऊपर होता है, वो हमेशा सेल के लेवल के ऊपर होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव करता है, असल में उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स इस तरीके से करते हैं कि जो मसल्स के अंदर मसल सेल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। उसी की मदद से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मूव करता है। और उसके अलावा फंक्शनल यूनिट जितने भी फंक्शन है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो स्पेसिफिक सेल होते हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से तो सेल जो है वो क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का या लाइफ का वो सेल ही है। अब जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है जिसके अंदर लाइफ मौजूद होती है वो मैंने आपको पहले बताया क्या है, सेल है। सेल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं। मतलब सेल से मिलके ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो बनी हुई होती है। मतलब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। अब जो 2 बेसिक टाइप्स हैं सेल की, जिसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं और यूकैरियोट्स आ जाते हैं। ये डिफरेंट जो टाइप्स के सेल हैं वो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये क्या है, अब ये है डोमेन्स ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ्स की जो सबसे डोमेन्स जहाँ से लाइफ मतलब स्टार्ट होती है, डोमेन्स जो है वो सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट लेवल होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या लाइफ के लिए, वो डोमेन्स है। डोमेन्स जो है वो आप किंगडम से भी बड़ा लेवल होता है। लाइफ की हार्मनी इससे डोमेन से स्टार्ट होती है, उसके बाद आती है किंगडम आते हैं, फिर हम फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीशीज़ हैं। इस तरीके से हम इनको क्या कहते हैं, 2 में इनको डिवाइड करते हैं। वैसे थर्ड डोमेन भी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। वैसे हम ऑर्गेनिज्म को किस में डिवाइड करते हैं, सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 डोमेन्स के अंदर करते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर, मतलब न्यूक्लियस से पहले वाले जो हैं जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता।
वो क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह उसकी हैं। इनके पास क्या आता है, लोकलाइज्ड डीएनए होता है। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं होता। इनकी किसी ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। और इसके बाद जो ऑल प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। मोस्टली ये सिंगल सेल होते हैं। और इनकी जो सेल वाल होती है या सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या है, स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होता। किंगडम मोनरा के जो मेंबर हैं, जिस तरह बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह, वो मोस्टली इसके अंदर आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब यूकैरियोट्स कौन से आते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब जिनके पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। और इनके डीएनए के इर्द गिर्द भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली मौजूद होती है। उसके बाद इनके जो सेल के जो न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। और जो तमाम इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी मौजूद हैं, जो कि इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होती हैं। और इसकी जो होती है सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आता है, स्टीरोल प्रेजेंट होता है। बाकी जो किंगडम मोनरा के अलावा अदर 4 किंगडम हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट लाइफ को वैसे अगर आप देखें कि एफएससी की बुक के अंदर या मिलर एंड हार्ले के अंदर, तो हम 2 डोमेन्स के अंदर ही इसको डिवाइड करते हैं, जो हमने ये डिस्कस किए हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। लेकिन अगर आप कैम्पबेल की बुक में देखें तो वो लेटेस्ट बुक है, तो उसके अंदर 3rd डोमेन्स का भी जिक्र किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्किया कहते हैं। बैक्टीरिया जो है उनको हम 2 के अंदर ही डिवाइड करते हैं, या आर्किया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब ये प्रोकैरियोट्स को हमने जो प्रीवियस स्लाइड थी उसके अंदर डिस्कस कर लिया है। आर्किया को हम देखते हैं कि आर्किया क्या है। आर्किया जो है ये 3rd डोमेन्स भी इनको हम कहते हैं। एंशियंट बैक्टीरिया, इनके पास ख़ास किस्म के करैक्टर होते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, प्रोकैरियोट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। हायर बुक के अंदर इसको 3rd डोमेन्स का भी लेवल दिया गया है। अब ये क्या आते हैं, मोस्टली ज़्यादातर रहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर रहते हैं, जैसे ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एक है पीसीआर के अंदर टैग पॉलीमरेज, एक एंजाइम है, वो हमें हासिल होता है थर्मस एक्वेटिकस, ये गर्म पानी के चश्मे होते हैं, वहाँ से हासिल होता है। इतनी एक्सट्रीम जो कंडीशन के अंदर भी ये सर्वाइव करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रोकैरियोट से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उससे इनको अलग कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 3rd डोमेन्स कहते हैं। या आपको एफएससी की बुक में भी या मिलर एंड हार्ले की बुक के अंदर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कैम्पबेल की बुक के अंदर देखें तो इसको 3rd डोमेन्स का उन्होंने दर्जा भी दिया हुआ है। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, उसको डायग्रामेटिकली डिस्कस किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यूकैरियोट्स जो हैं उसके अंदर तकरीबन तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है, और इनकी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली भी है। लेकिन क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनेलीज नहीं है, बस आपको राइबोसोम्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इनका लोकलाइज्ड डीएनए होता है, मतलब इनके डीएनए के इर्द गिर्द भी क्या होती है, जो मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। अब डीएनए जो है उसी के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स किसके, प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं। तो वो भी इसके अंदर क्या है, उनके इर्द गिर्द भी, डीएनए के इर्द गिर्द भी क्या होती है, या उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने, वो इस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया गया है। अगर आप इसको देखें कि जो एफएससी की बुक के अंदर या मैट्रिक की बुक के अंदर या मिलर एंड हार्ले के अंदर, तो आपको ये डिस्कस करेंगे हम एटम से नेक्स्ट ऑनवर्ड चलते हैं, हम बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप हायर बुक के अंदर देखें तो उसमें हम कैम्पबेल की बुक के अंदर, तो वो बायोस्फीयर से हम कहाँ पे आते हैं, बायोस्फीयर से बायोम्स, हम इसको उल्ट डिस्कस करते हैं। हम एटम्स के ऊपर सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। जब हम जाते हैं एटम से देखते हैं, हम एटम्स होते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स आगे ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज सेल बनाती हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से हम करते करते डिस्कस बायोस्फीयर तक जाते हैं। इसको हम कहते हैं मेथड्स ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ये कैम्पबेल की बुक के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि मतलब हर आने वाले लेवल के साथ साथ हमें क्या हुआ है, नई नई वैरायटी या नई नई चीज़ें हमें क्या हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। हर आने वाले स्टेप के साथ लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, इसको डिस्कस किया गया। लेकिन अगर हम कैम्पबेल की बुक के अंदर देखें तो वो बायोस्फीयर से हम किधर तक आते हैं, वापस एटम्स तक आते हैं। मतलब हर आने वाले लेवल के साथ क्या आता है, चीज़ें रिड्यूस होती जा रही हैं। बायोस्फीयर से नेक्स्ट हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटम्स के ऊपर तक क्या होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिंपल होना शुरू हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कहते हैं। अब जो एटम्स जो है वो क्योंकि नॉन लिविंग हैं, एटम सेल से नीचे नीचे जो भी है ना, ये सारे नॉन लिविंग्स के अंदर हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो है, अगर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स ह्यूमन के अंदर अगर वो ख़राब हो जाए तो वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग्स ही कहते हैं। लिविंग चीज़ का अगर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स अगर वो क्या आ जाए, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए
तो वो क्या अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। अब जिंदा ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है, अपने आप को क्या कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है, होमियोस्टेसिस के अंदर दोबारा अपने आप को लेके आ सकता है। अब मालिक्यूल्स मतलब सेल से नीचे नीचे जो भी लेवल्स हैं ये क्या नॉन लिविंग के अंदर हैं। अब मैंने बताया हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल्स अगर उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो दो तरह की डिजीज़ ह्यूमंस के अंदर होती हैं, या तो उसके अंदर एनीमिया हो जाएगा या थैलेसीमिया हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकता। लेकिन सेल से ऊपर लेवल जो है वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग उनके अंदर प्रॉपर्टी है, तो वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती गई। मैंने आपको पहले बताया एटम्स मिलके उसके बाद मालिक्यूल्स, मैक्रो मालिक्यूल्स आ जाते हैं, जिस तरह वाटर हो गया, इसके अंदर लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, मेम्ब्रेन्स आ गए, ऑर्गेनेलीज, सेल। सेल से नीचे नीचे जितने भी हैं नॉन लिविंग हैं। नॉन लिविंग चीज़ें मिलके ही क्या बनाती हैं, लिविंग थिंग्स बनाती हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, लिविंग हैं। अब ये क्या हम देख रहे हैं कि सिंपल से लेवल से लेकर हम किस तरफ जा रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। इसको इसके अंदर डिस्कस किया गया है बायोलॉजी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ऑल यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल कौन से थे, मैंने बताया था जिनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब तमाम जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास ये 3 बेसिक पार्ट्स ज़रूर होने चाहिए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ये 3 ऑर्गेनेलिज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग सेल के अंदर मौजूद होनी चाहिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये लिपिड बाइलेयर होती है और इसके अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल की होती है, ठीक है। ये क्या कराती है, सेल के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के दरमियान बैरियर के तौर पे भी काम करती है। सेमी परमेबल होती है, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं सेल के लिए उनको आने की इजाज़त देती है, और कुछ मखसूस चीज़ों को सेल से क्या होती है, बाहर जाने की इजाज़त देती है। ख़ास किस्म के इसके ऊपर रिसेप्टर भी लगे होते हैं। इसको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक रिसेप्टर किस तरह से वो चीज़ों को आने की इजाज़त देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको किस तरीके से बनाते हैं, वो सब को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मतलब सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आती है क्या आती है, वो आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है मतलब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन दोनों के बिटवीन ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और इसका सेमी फ्लोइड पोर्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, जिसको हम फ्लोर ऑफ द सेल भी कहते हैं। और तमाम ऑर्गेनेलीज जो होती हैं सेल की वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, या साइटोसोल्स के अंदर मौजूद होती हैं इसकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं। उसके अलावा जो थर्ड है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, जिसने तमाम सेल की एक्टिविटी जो होती है वो कंट्रोल करनी होती है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स किसके मिलके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के होते हैं। जो इसके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करता है, साइटोप्लाज्म को और इसकी जो आउटर, क्योंकि ये सबसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होती है, ये मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, पोर होते हैं। अब यही मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म से इसको डिफ्रेंशिएट करती है, लेकिन इन पोर्स की मदद से जो ख़ास किस्म के सेल या मैसेजेस वगैरह जो साइटोप्लाज्म से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल न्यूक्लियस के साथ होना है, वो ये इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए होता है। ये जो इसकी डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। अब न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है फ्लूइड, उसको हम क्या कहते हैं, सेमी फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। अब जो तमाम सेल हैं वो अपने फंक्शन के हिसाब से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर वो किस तरह से अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। उन सब को हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि सेल जो होते हैं वो स्मॉल क्यों होते हैं, और उसके अलावा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।